아니라고 말해봐. वेलकम बैक रॉकर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे लिंक ईट लव किल सीरीज का 14th एंड 15th एपिसोड। इस सीरीज का फाइनल एपिसोड हम कल देखेंगे। पिछले एपिसोड में सबको पता चल गया था कि डाहयुन और येंग को एक मिस्ट्री मैन ने अपने घर के बेसमेंट में बंद करके रखा हुआ था और ली गेम डिवाइस के लालच में दोनों लड़कियों को उस आदमी के पास लेके गया था। अब तक सिर्फ ली जानता है कि मिस्ट्री मैन का नाम बैन है, लेकिन बैन ने ली का खून करके उसे फ्रिज में रख दिया था और उस फ्रिज को पुलिस स्टेशन के पास छोड़ दिया था। दूसरी ओर जे ने पुलिस चीफ को खूब पीटकर घायल कर दिया था। अब इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि गेहूं रेस्टोरेंट लौट आता है तो डाहयुन वहां उसका इंतजार कर रही होती है। फिर दोनों पपी को लेकर वॉकिंग के लिए निकलते हैं। अब यहाँ ट्रक ड्राइवर से उसकी पत्नी पूछती है कि हमारे आने से पहले इस घर में कुछ गलत हुआ है। इस एरिया की 2 छोटी बच्चियां लापता हो गई है, क्या तुम जानते हो कि उन्हें किसने किडनैप किया है? लेकिन ट्रक ड्राइवर ना में जवाब देता है। डाहयुन की माँ उसे बताती है कि जब तुम छोटी थी तो मुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैं बहुत मेहनत करती थी ताकि तुम अच्छे स्कूल में पढ़ सको और एक अच्छी लाइफ बिता सको। एक दिन काम पर जाने से पहले मैंने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा था और तुम्हारे पॉकेट मनी भी वहाँ पर रखी हुई थी। जब मैं काम से लौटी तो लेटर और पैसे वहीं के वहीं थे। मैं घबराकर तुम्हें हर जगह ढूंढने लगी, लेकिन तुम्हारा कहीं पता नहीं लगा। फिर मैं पुलिस ऑफिसर हुआन से मिलने गई तो उन्होंने बताया कि शाम को गेहूं की बहन येंग भी खो गई थी। तब मुझे तुम्हारी बहुत ही फिक्र होने लगी। फिर मैं, तुम्हारी नानी और हुआन अलग अलग जगहों पर जाकर तुमको तलाश करने लगे और आखिर में हमने एक जगह पर तुमको देख ही लिया, लेकिन तुम बेहोश थी। पर तुम्हें मारने के लिए वो खूनी तुम्हारे पास ही खड़ा था, लेकिन पुलिस ऑफिसर हुआन ने ऐन वक्त पर आकर उसको रोक लिया। तब मुझे हुआन की फिक्र होने लगी और उसे बचाने के लिए मैंने एक भारी चीज उस खूनी के सर पर मार दी और वो आदमी स्पॉट पर ही मर गया। मुझे पता नहीं था कि मेरे मारने से वो मर जाएगा। अब डाहयुन को याद आता है कि उस बेसमेंट में एक नहीं 2 आदमी थे, मतलब बैन का कोई पार्टनर भी था और उस दिन डाहयुन की मां ने बैन के पार्टनर को ही मारा था। अब ये लोग अब तक नहीं जानते कि दूसरा आदमी अब तक जिंदा भी है कि नहीं। अब यहाँ ट्रक ड्राइवर बहुत ही गिल्टी फील करता है कि उस दिन येंग मेरे ट्रक में आना चाहती थी। अगर मैं उसको ट्रक में बैठाकर उसको घर छोड़ देता तो आज वो जिंदा होती। ये सोच कर ही आदमी इतने सालों से अंदर अंदर घुट रहा था। डाहयुन को चीजें खरीदने जा रही होती है, तभी अचानक बैन उसके सामने आता है और पूछता है, तुम डाहयुन हो ना? मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम छोटी बच्ची थी। इतनी रात गए अकेले यहाँ चलना सेफ नहीं है। वो ऐसी बातें करता है जैसे उसे डाहयुन की बहुत ही फिक्र है और डाहयुन को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं होता। डाहयुन अपनी चीजें खरीद कर लौट रही होती है और बैन भी उसके साथ ही चला आता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें अपने बचपन की सारी बातें याद आ गई है? अब अचानक ये सवाल सुनकर डाहयुन को जरा अजीब लगता है और कहती है कि मुझे आपका चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं है, अब मुझे घर जाना होगा। ये कहकर वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। यहाँ हुआन डाहयुन की माँ से पूछ रहा होता है कि क्या डाहयुन और गेहूं डेट कर रहे हैं। अगर उनका इरादा लाइफ पार्टनर्स बनने का है तो ये जरा मुश्किल होगा और तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बैन के पार्टनर को खत्म करने के बाद पुलिस ऑफिसर हुआन और गेहूं की फैमिली येंग की तलाश करने लगे थे। उनके बीच बैन भी येंग को ढूंढने की एक्टिंग कर रहा था। हुआन, डाहयुन की माँ और नानी ने येंग को नहीं देखा था और इन तीनों के अलावा और कोई नहीं जानता कि डाहयुन भी कुछ देर के लापता हुई थी। पुलिस ऑफिसर हुआन ने इन दोनों से कहा था कि तुम डाहयुन के लापता होने की बात को पुलिस को कभी मत बताना, वरना पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साफ साफ पता चल जाएगा कि डाहयुन को बचाते वक्त तुमने उस आदमी का खून कर दिया था। अगले दिन डाहयुन की मां हुआन से मिली और कहा कि मैं पुलिस स्टेशन जाकर बताने वाली हूं कि मैंने गलती से उस किडनैपर का खून कर दिया है, लेकिन हुआन ने उसे समझाया कि तुमने कातिल का खून किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। इतना ही नहीं, अगर तुमने सच बता दिया तो तुमको जेल की सजा होगी। फिर डाहयुन का क्या होगा? एक सच छुपाकर तुम अपनी फैमिली को बचा सकती हो और मुझे लगता है कि येंग के केस से डाहयुन को कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तुम सच बताकर डाहयुन को इसमें मत घसीटो। उस कातिल की लाश को मैंने एक जगह छुपा रखा है, इसलिए तुम उसके बारे में बिल्कुल भूल जाओ। लेकिन डाहयुन की माँ को येंग की फैमिली की हालत देखकर बहुत ही दुख हुआ था। उसे लगा कि डाहयुन और येंग के केस में कोई कनेक्शन तो जरूर है, अगर वो सच बता देगी तो येंग का पता लग सकता है। अब ये सब सोचकर वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाने वाली थी, लेकिन हुआन ने उसको रोक लिया और बताया कि पुलिस ने येंग के खूनी को अरेस्ट कर लिया है, इसलिए तुम सच बताने के चक्कर में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो। और एक बात याद रखो कि डाहयुन का येंग के केस से कोई कनेक्शन नहीं है। तुम बस अपनी बेटी का ख्याल रखो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। दरअसल पुलिस चीफ ने इस केस को जल्दी खत्म करने के लिए जे के पापा चैंग को खूनी बताकर अरेस्ट कर लिया था। एक्चुअली हुआन डाहयुन की मां का फ्रेंड है और इसी वजह से उसकी इतनी मदद कर रहा था। आखिर पुलिस पता नहीं लगा पाई कि कातिल कौन है और उन्हें यह भी नहीं पता चला कि येंग जिंदा भी है या मर गई, इसलिए चीफ ने इसे अनसॉल्व केस कहकर क्लोज कर दिया था।
आज तक डाह्युन की माँ इस बात से परेशान है कि अगर वो उस दिन सच बता देती तो शायद येंग का पता लग सकता था और उसको बचाया भी जा सकता था। अब यहाँ रेस्टोरेंट में दिखाते हैं तो गेहून डाह्युन के लिए कॉफी बना रहा होता है। उसे कॉफी देकर वो पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। डाह्युन बताती है कि जिस आदमी ने येंग का खून किया था उसे मेरी माँ ने मार डाला था, लेकिन मेरी माँ उस आदमी को नहीं जानती थी। ये सब बताकर डाह्युन वहाँ से चली जाती है। अब गेहूं सोच में पड़ जाता है कि अगर डाह्युन की माँ सच बता देती तो येंग के बचने के चांसेस थे। अगले दिन गेहूं जिम से कहता है कि जब हम इस एरिया में आए थे तो तुम्हें ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर मैंने जबरदस्ती ये जगह चुनी ताकि मेरी बहन का कुछ पता लग सके। पर अब मुझे पता चल गया है कि मेरी बहन जिंदा नहीं है और उसका खून भी मर चुका है, इसीलिए अब मैं इस एरिया में नहीं रहना चाहता। तब डाह्युन की माँ आकर गेहूं से माफी मांगती है। गेहूं कहता है कि इतने साल बाद आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस कंफ्यूजन में जी रहा था कि येंग जिंदा है या मर गई, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि वो मर गई है। अब डाह्युन की माँ बाहर जाती है और उसी वक्त डाह्युन अंदर आती है। यहाँ जे बहुत दिन बाद स्टेशन जाता है, लेकिन वो चीफ को एकदम इग्नोर करता है और कहता है मैं हरगिज आपसे माफी नहीं मांगूंगा। इतने में मिंजो आकर कहती है कि उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। फिर वो जे को बाहर लेके आती है और डांटती है कि आखिर चीफ के साथ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन जे एकदम चुप रहता है। एक्चुअली मिंजो गेहूं की पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती। अब यहाँ सारी सच्चाई जानने के बाद गेहूं डाह्युन से नॉर्मली बात नहीं कर पाता और इस एरिया को छोड़कर जाने की सोच रहा होता है, पर वो डाह्युन को छोड़कर नहीं जाना चाहता। दूसरी ओर उसे डाह्युन की माँ के बारे में सोचकर बहुत ही गुस्सा आता है। अब अगले दिन मिंजो जे से मिलती है। उसके पापा पियानो बजा रहे होते हैं तो मिंजो नहीं जानती कि चैंग ही जे के पापा हैं। उस म्यूजिक को सुनकर मिंजो को याद आता है कि कॉलेज में पढ़ते वक्त जे ने उसे पियानो पर यही ट्यून बजाकर सुनाई थी, और फिर वो गैस कर लेती है कि हाँ यही जे के पापा होंगे और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। यहाँ हुआन अनजाने में कातिल बैन से बात कर रहा होता है कि 18 साल पहले एक लड़की और उसकी माँ को बचाने के लिए मैंने एक सच छुपाया था। उस खूनी की लाश को छुपाने में तुमने मेरी मदद की थी, पर मुझे शक है कि उस आदमी ने येंग को भी किडनैप किया होगा। मेरे सच छुपाने से कई लोगों की जिंदगियां लगभग बर्बाद हो गई हैं। ये सोचकर मुझे खुद पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। हुआन नहीं जानता कि दूसरा कातिल उसके सामने ही बैठा है और वो उसको अपना दोस्त मानकर सब कुछ बता रहा है। बैन उसको दिलासा देने लगता है कि तुमने जो किया ठीक ही किया। अब बहुत शराब पीने के बाद हुआन बाहर जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही होती है तो बैन कहता है मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर लेता हूँ। तब हुआन को एक बात याद आती है। जब पुलिस और गेहून की फैमिली येंग की तलाश कर रही थी तो बेवजह बैन उस एरिया में दिखाई दिया था। हुआन ने उससे पूछा था कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन बैन ने कहा था कि मुझे पता चला कि किसी ने एक बच्चे को किडनैप कर दिया है, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गया। बैन हुआन का फ्रेंड था, इसलिए उसे बैन की बातों पर विश्वास हो गया था। ठीक है तुम उस तरफ जाकर देखो। ये कहकर हुआन दूसरी ओर चला गया था और मौका पाकर बैन ने ही येंग का खून कर दिया था। कुछ देर बाद दिखाते हैं कि बैन ने हुआन को एक जगह पर बांध कर रखा है। जब हुआन को होश आता है तो वो बैन पर चिल्लाता है कि मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन मैं गलत था। अब पता चल रहा है कि तुम ही कातिल हो। जब हम सब येंग को ढूंढ रहे थे तब क्या वो जिंदा थी? बैन हाँ में जवाब देता है। मतलब तुमने येंग का खून किया था और तुम्हारा पार्टनर डाह्युन को मारने गया था, लेकिन उसकी माँ ने उस आदमी को मार डाला। वो सब सच है हुआन, लेकिन ये सब जानकर अब क्या फायदा। और दोस्तों अब हमें प्रॉपर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बेसमेंट में बंद डाह्युन और येंग मौका पाकर वहां से बचकर भाग रही थी, पर उस एरिया को क्रॉस करने से पहले ही येंग के पैर में बहुत दर्द होने लगा था और वो थक कर एक जगह पर बैठ गई थी। अब दोनों कातिल अलग होकर दोनों लड़कियों को ढूंढने लगे। बैन का पार्टनर डाह्युन को मारने जा रहा था, लेकिन डाह्युन की माँ ने उसको ही मार डाला। अब येंग एक सेफ जगह पर छुपी हुई थी और वहां से जाते हुए लोगों से मदद मांग रही थी। तब ट्रक ड्राइवर वहां से गुजर रहा था और येंग ने उससे विनती की कि अंकल प्लीज मुझे ट्रक में घर छोड़ दीजिए। एक आदमी ने मुझको कहीं बंद कर रखा था, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। लेकिन ट्रक ड्राइवर को येंग की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ था और उसने कहा तुम ट्रक में चढ़ने के लिए बहाना बना रही हो, चलो यहाँ से, मुझे जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ, तुम जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो। ये कहकर ट्रक ड्राइवर वहां से चला गया था, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बैन वहीं छुपा हुआ था और ट्रक ड्राइवर के जाते ही उसने येंग को वहां से उठा लिया था। फ्लैशबैक के बाद अब ट्रक ड्राइवर गेहून के सामने घुटने टेक कर माफी मांग रहा होता है कि मुझे येंग को बचाने का चांस मिला था, लेकिन मैंने उस बेचारे की बात को सीरियसली नहीं लिया और उसको वहीं सड़क पर छोड़कर चला गया। अब गेहूं चीखकर रोने लगता है कि मेरी बहन ने उस दिन इस एरिया के न जाने कितने लोगों से माफी मांगी, लेकिन आप में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। गेहून के इमोशन डाह्युन फील करने लगती है और वो भाग कर आती है और गेहून को गले लगा लेती है। अब बहुत देर बाद डाह्युन और गेहून रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। गेहून बताता है कि येंग के केस में हम सब किसी न किसी तरह से लिखे हुए हैं, इसमें किसी एक को दोष देना ठीक नहीं होगा। ट्रक ड्राइवर उसको बचा सकता था, लेकिन उसने बचाया नहीं। मैंने भी तो गलती की थी। उस दिन वो रो रही थी कि मुझे छोड़कर खेलने मत जाओ। अगर मैं उसको अकेला छोड़कर फ्रेंड्स के साथ खेलने नहीं जाता तो शायद ली उसको अपने साथ नहीं लेके जाता और मेरी बहनें खोने की हाथ नहीं लगती।
और तुम हमेशा गिल्टी फील करती रहती हो कि तुम उसको छोड़कर अकेली बचने के लिए। इस वजह से मैं तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि तुम अगर मुझसे दूर रहो तो चैन से रह पाओगे। इस तरह वो बहुत ही दुखी होकर ब्रेकअप की बात करता है, लेकिन डाह्युन उसको किस करके वहां से चली जाती है। वो घर जाकर बहुत ही रोती है। फिर बहुत देर बाद वो रियलाइज करती है कि अगर वो ज्यादा रोएगी तो गेहून को उसके इमोशंस फील होंगे और इसलिए वो रोना बंद कर देती है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में मिंजो चीफ से कहती है कि आपकी वजह से जे और उसके पापा दोनों की लाइफ बर्बाद हो चुकी है। एक बेगुनाह की लाइफ से खिलवाड़ करके आप इतने साल चैन से जी रहे हैं। अब रेस्टोरेंट में युगेन और जिम को पता चलता है कि गेहून डाह्युन से ब्रेकअप करके आया है। युगेन डाह्युन को दिलासा देने जाती है, लेकिन वहाँ वो फैमिली के साथ बैठकर खुशी खुशी ब्रेकफास्ट कर रही होती है। अब युगेन ये देखकर चौंक जाती है कि क्या डाह्युन को ब्रेकअप का जरा भी दुख नहीं है। दरअसल डाह्युन ये सब गेहून के लिए कर रही थी, क्योंकि अगर वो दुखी होगी तो गेहून को भी दुख महसूस होगा। यहाँ मिंजो जे से मिलती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी लाइफ के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स की वजह से तुम पुलिस की नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो। अगर तुम मुझे फिर से पाना चाहते हो तो अपना फैसला बदल लो, समझे। अब स्टेशन जाकर चीफ से बात करो और अपना रिजर्वेशन वापस ले लो। फिर जे तुरंत जाकर चीफ से मिलता है। अब इससे पहले कि वो माफी मांगे, चीफ खुद कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी और तुम्हारे पापा की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। अगले दिन डाह्युन, उसकी माँ, नानी पुलिस स्टेशन जाती हैं। तीनों ली के केस में जो कुछ भी जानती हैं वो सब कुछ बता देती हैं ताकि ली के खूनी को पुलिस जल्द से जल्द पकड़ ले। बाहर आते वक्त डाह्युन को गेहून की याद आती रहती है। वो रेस्टोरेंट, गेमिंग सेंटर और कई जगहों पर जाती है, लेकिन हर जगह पर उसको गेहून की याद आती है। फिर पुलिस स्टेशन में वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और वहां पर पता लगता है कि ली एक दिन किसी आदमी के साथ खड़ा था और फोन पर बात भी कर रहा था। दरअसल उस दिन उसने गेहून को फोन करके बताया कि तुम्हारे पापा मेरे साथ हैं। फुटेज में उस आदमी का इमेज क्लियर नहीं होता, लेकिन चीफ उस दिन उसी एरिया में राउंड्स कर रहा था और वो गैस कर लेता है कि ली के साथ कौन था। दरअसल उस दिन ली के साथ बैन ही था। अब डाह्युन एक जगह पर बैठकर खाना खा रही होती है, तब बैन वहां पर आता है और कहता है कि मैं इस जगह के लिए आइटम सप्लाई करने आया था, अगर तुम घर जा रही हो तो मैं तुमको ड्रॉप कर दूंगा। ये कहकर वो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता है। तब डाह्युन को याद आता है कि उसे बेसमेंट में बंद करने से पहले एक आदमी ने उसको एक टॉय दिया था और उसे याद आता है कि वो आदमी कोई और नहीं, बैन ही है। अब इस बात का पता चलते ही डाह्युन अलर्ट हो जाती है और कोई बहाना करके जल्दी जल्दी वहां से जाने लगती है। फिर बैन उसको फॉलो करने लगता है। अब डाह्युन जैसे ही भागना शुरू करती है तो यहाँ गेहून फील करता है कि डाह्युन किसी बात से घबरा रही है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों, कल इस सीरीज का लास्ट एंड फाइनल एपिसोड आएगा, देखना मत भूलना। बाकी अगर आपको इस सीरीज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।